जय बिहार। नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप सबकी नियमावली जो है मेरे सामने मेरे स्क्रीन पर है और साथ ही आप सबके सैकड़ों हज़ारों सवाल भी हैं अर्हता को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, और साथ ही कौन पात्र होगा कौन पात्र नहीं होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। बहुत से मुख्य सवाल भी है, जिसमें से एक सवाल है क्या बीएड वाले प्राथमिक में शामिल होंगे बिहार में, उन्हें क्या एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही ये सवाल है कि सीटेट 2022 वाले क्या उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है फिर भी क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट में क्या सच एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम कराया जाएगा, ऐसे आप सबके तमाम सवाल भी थे। और लगातार कल रात से ही, जब से नियमावली आई है तब से आप सबके सवाल आ रहे थे और इसीलिए ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि आप सबके सवालों का जवाब आपको सही टाइम पे मिले। और इसीलिए कोर्ट जाने से पहले मैं इतनी सुबह में आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप सबको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए कि नियमावली है क्या, नियमावली में क्या क्या चीज़ें तय की गई हैं, आपकी अर्हता क्या होने वाली है, बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, सीटेट 2022 वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं प्राथमिक में। साथ ही इसके साथ क्या बोलते हैं, क्या कोई ऐसा फंडा है जिसमें मेरिट लगना है, जिसमें सीटेट को बीटेट को वरीयता दी जाएगी या डीएलएड को वरीयता दी जाएगी, ऐसा भी कोई फंडा है क्या। इन सारे पहलुओं पर आपसे बात करेंगे वन बाई वन करके। और एक चीज़ मैं आज क्लियर करूँ कि आज सिर्फ मैं आपके नियमावली के सवाल, आपसे जुड़े सवाल और नियमावली क्या है उसको आप लोगों के सामने अक्षरशः जो मेरे सामने रखा हुआ है वो पेश करूंगा। इसमें मैं आज अपनी कोई भी राय नहीं देने वाला हूं। पहले आप सब लोग नियमावली समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंडक्ट कराया जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है, इसकी ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और उसके अनुसार हम सब अपनी राय बना करके आगे क्या प्रयास करना है ये आप पे छोड़ता हूं। जैसा आप लोग आदेश देंगे, आपका भाई हमेशा आपके आदेश के साथ खड़ा रहेगा, आपका मैंडेट जो होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब चलते हैं नियमावली की तरफ कि नियमावली की चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या हैं और किस तरीके से नियमावली आगे बढ़ रही है। और टोटल एक और सवाल है कि भर्ती कितने पदों पर आ रही है, ये भी एक सवाल। इन सारे पहलुओं पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हाँ इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अर्ली मॉर्निंग में अपने कोर्ट जाने से पहले अपने काम को रोक करके भी आप लोग को एक सही और सटीक क्लियर जानकारी मिल जाए, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, आप समझ जाएं। इसके लिए इस वक्त इतनी अर्ली मॉर्निंग में बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपका भी एक नैतिक धर्म बनता है कि आप भी अपने भाई को समर्थन दें। इसलिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है, बाकी मर्जी है आपकी, मेरा काम है प्रयास करना। आप देखिए ज़रूर कीजिएगा, यही निवेदन है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी के नाम पर जो, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो लगातार मैं आपको कह रहा था कि डोमिसाइल इशू जो है रहेगा और यहाँ पर डोमिसाइल लागू होगा बिहार में, बहुत हद तक ये पॉसिबल है, ये मैं आपको लगातार कह रहा था और ये भी बता रहा था कि पेच जो है ये डोमिसाइल को लेकर के ये फंस रही है बार बार। तो फाइनली एक चीज़ आप समझ लीजिए कि डोमिसाइल लागू रहेगा, यानी कि अगर आपको बिहार में शिक्षक प्रक्रिया में भाग लेना है तो आपको भारतीय नागरिक के साथ साथ बिहार का मूल निवासी होना भी ज़रूरी है। अब मूल निवासी डोमिसाइल की क्या क्राइटेरिया रहेगी और कैसे कैसे किसी की शादी बाहर हुई है या कोई बिहार से है कहीं बाहर जा चुका है वो मूल निवासी में माना जाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है डोमिसाइल को लेकर स्पेसिफिक वीडियो जो है मैं ले करके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको डोमिसाइल वाला इशू में क्लियर करूँगा किसके लिए एलिजिबल है और किसके लिए नहीं है, वो मैं आगे करूँगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि जो भी बिहार में पैदा हुआ या जिसके पूर्वज बिहार में है, बिहार में जिसका 1 कट्ठा जमीन है, वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है और वो बिहारी माना जाता है। चलिए, तो एक चीज़ तो आप ये समझ गए। दूसरी बात ये है कि जो भी वरीयता तय की गई है जैसे डीएलएड, बीएड, ये आपके पास होना चाहिए और साथ ही सीटेट या बीटेट में से कोई एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तब आकर के आप जो हैं
एलिजिबल माने जाएंगे। जो भी अर्हता है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन प्राथमिक के लिए जैसे डीएलएड मिनिमम होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। माध्यमिक तो ऐसे आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास सरकार के द्वारा, बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की कराई गई कोई भी एक टीचर अर्हता परीक्षा जो है, जैसे टीईटी या सीटेट है, उसमें से कोई एक पास होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैटर काफ़ी ज़्यादा है। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी खत्म करूँ आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा लंबा हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप ही के काम की है। तो ये बात आप समझ गए अर्हता के लिए। आयु सीमा को लेकर के लगातार आप लोगों में से बहुत सारे साथी जो हैं सवाल उठा रहे थे। तो देखिए, सरकार ने अभी इसमें एक पक्ष छोड़ा है कि 10 साल तक के एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है और उसको फाइनल करने का काम जो है आयोग करेगी, जो फाइनल जो है। और आयोग कैसे करेगी कि वो आगे चलेगी कि कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो ये है कि 10 साल तक की आयु सीमा में छूट मिलने की संभावना है, जो कि नियम है। और जो मिनिमम है वो 18 साल आपकी होना चाहिए। अगर आपको प्राथमिक में पढ़ाना है तो आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए, जो कि लगातार साथियों की मांग थी, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जो 21 साल करने जा रहे थे उसको जो है 18 साल जो है की सीमा वही होगी जो राज्य सरकार जो आपको तय करके दे रही है, ठीक है। और साथ ही माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति होती है, आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम जितनी थी उसके बाद 10 साल अभी जोड़ने की बात की जा रही है कि उतना छूट मिल जाएगा। देखते हैं इसके आगे। मैं इसकी वीडियो, इसके बारे में जानकारी जो है विभागीय अधिकारी अभी काफ़ी व्यस्त हैं, जैसे ही फ्री होंगे फिर उनसे बात करके आपको बताऊँगा। ये टॉपिक अभी क्लियर पूर्णतः हुआ नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन का जो मैटर है कि रिजर्वेशन क्या क्या होगा, तो रिजर्वेशन जैसा और एज इट इज जैसा 27% ओबीसी और एससी एसटी जो भी रिजर्वेशन सरकार, राज्य सरकार देती है, वही रिजर्वेशन जो है इसमें लागू किया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की जाए तो अभी एक बार फिर से सीटों की संख्या जो होगी वो निकाली जाएगी और फिर उसकी गणना के बाद कोटिवार, उसके बाद आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद जो है रिक्तियों की संख्या की घोषणा होने के बाद, जो कि रिक्तियों की संख्या की बात करूं, मैं आ रहा हूं कि मैं बीएड शामिल होगा या नहीं, सीटेट शामिल होगा या नहीं, इसके बारे में बताऊंगा आपको। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप लोग साथियों, एक बार एक टॉपिक खत्म कर दूं। तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसमें यह है कि गणना करने के बाद से उसके बाद जो है आवेदन जो है एक बार आवेदन के लिए खोला जाएगा। और इसमें जो है एक आयोग जिसकी मोस्ट प्रोबेबली चांस जो मिल रही है, मुझे सोचना कि बीपीएससी ही ये एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी, जो एक पेपर कराएगी। इसमें क्या है, बहुत सारे साथियों की राय बटी हुई है। कुछ साथी कह रहे हैं कि एग्जाम हो जाए तो मेरिट वाले चले जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है क्योंकि 4 साल से इंतजार कराया गया, पहले कभी किया नहीं गया और इस बार सीधा थोप दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें आपका पक्ष कमेंट सेक्शन में आने के बाद मैं अपनी बात रखूँगा। अभी मैं इस पर मौन हूँ और मेरे मौन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और उसके बाद से ठीक है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी, एग्ज़ाम के नंबर ही तय करेंगे, ये एक बात है। और इस एग्ज़ाम में जैसे आपको पता है कि यूपीएससी में जनरल कैटेगरी सिर्फ 6 बार अप्लाई कर पाता है, ओबीसी ऐसा कुछ है, वैसे ऐसे ही इसमें भी आप सिर्फ 3 बार अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और अगर 3 बार में आप पास नहीं हुए तो आप जो हैं इससे बाहर हो जाएंगे और फिर आप टीचर नहीं बन पाएंगे फिलहाल की नियमावली के हिसाब से। अब ये फैसला आपको करना है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये आप लोगों की राय है। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम कहेंगे। हमें लगता है कि इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगा, हो सकता है कुछ साथी बुरा मान जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एग्ज़ाम लेना भी था तो ये 3 बार के बाद कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, एकदम सडन से आप पेपर की तैयारी कराएंगे, एक तरह से देखा जाए तो एक पूरा कोचिंग माफिया बैठ जाएगा इसके पीछे। तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तैयारी शॉर्ट नोटिस पे करना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें लिमिट नहीं होना चाहिए, या कम से कम 3 बार की जगह पे थोड़ा और ज़्यादा। यूपीएससी में जब 6 बार मिलता है तो इसमें 3 बार का कोई मतलब नहीं बनता है, इसे भी बढ़ा देना चाहिए था। ये मेरी राय है, इसे आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये बस मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं किसी के विरोध और समर्थन में अभी नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बाद से जो है आपकी जो है एग्ज़ाम करने के बाद आप पास होंगे, उसके बाद आपका जो है सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। और साथ ही एक विशेष बात यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी, किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी, तो आपको जो है आयोग बाहर कर देगा और साथ ही आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। ये एक बात हो गई। अब आ जाते हैं आपके जो है कि क्या इसमें बीएड एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, अभी जो पूरी नियमावली आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऐसी किसी विवादास्पद स्थिति में जहां पर सर्टिफिकेट्स को लेकर के विवाद की स्थिति बनती है कि क्या इसे माना जाए या नहीं माना जाए, उसमें एनसीटी की सलाह पर
जो है हम नियुक्ति करेंगे। तो अगर एनसीटीई के सलाह पे नियुक्ति करेंगे तो आप समझिए कि एनसीटीई जो है बीएड का समर्थन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी कर रही है। उसका ये स्टैंड रहा है कि उसे वो बीएड का समर्थन जो है प्राथमिक में करेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी एनसीटीई ने ये कहा है कि प्राथमिक में बीएड को शामिल ब्रिज कोर्स के साथ कराना चाहिए। तो इस तहत आप समझ सकते हैं कि जब राज्य सरकार ये कह रही है कि वो जो है एनसीटीई से इस बारे में राय लेगी और एनसीटीई की राय के साथ ही बीएड को शामिल करेगी, मतलब राय के साथ ऐसे लोगों को शामिल करेगी, तो एनसीटीई की राय आप जानते हैं पहले से क्लियर है। इसलिए बीएड जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित है और मान के चलिए कि प्राथमिक में बिहार में वो एलिजिबल रहेगा बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के बाद के द्वारा। साथ ही अब तो ये बीएड वाले की बात हो गई। सीटेट 2022 वाले एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं? देखिए सीटेट 2022 में जो साथी डीएलएड करके जिन्होंने लेवल 1 दिया है वो एलिजिबल ऑलरेडी है, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो साथी सीटेट में बीएड करके बीएड लेवल 1 के बाद जिनका नियमावली के हिसाब से रुका है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है प्लीज़। उम्मीद बढ़ी रहती है, हौसला बना रहता है। तो जिन साथियों ने सीटेट में बीएड के बाद सीटेट लेवल 1 का पेपर दिया, जिनका सर्टिफिकेट रुका है, उनका ये सवाल हो सकता है क्या वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि उनका जो है अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, आप देखिए डिजी लॉकर में, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? तो जी वो बिल्कुल एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, चयन तक आप जा सकते हैं। आपका जो चयन होगा वो बीएड के तरह ही आपका जो है, जो पहले से साथी हैं वैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। अगर फैसला विलंब में आता है तो अधीन होगा, या फैसला अगर जल्दी क्लियर हो जाएगा तो मामला सब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फैसला नहीं आता है, इस स्थिति में सीटेट 2022 के साथी जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो भी एलिजिबल हैं, डीएलएड वाले भी और बीएड वाले भी, प्राथमिक में भी और माध्यमिक में भी एलिजिबल होंगे ये नियमावली के हिसाब से। तो कुल मिला जुला करके नियमावली यही है। अब आपके जो सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपकी जो राय है वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके बाद एक ब्रॉड पिक्चर देखने के बाद मैं इस पे अपनी राय या आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगा। नियमावली में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं व्यक्तिगत तौर पे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे एक बार फिर से कोचिंग माफिया को बूस्ट मिलेगा, एक बार फिर से मतलब वही एक कोर्स परचेजिंग और ये सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं जो है एक रेस बनेगा। हालांकि अगर कोई अच्छा टीचर मुफ्त में पढ़ाए या कम पैसे में पढ़ाए तो वो अलग बात है, लेकिन बच्चों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ जरूर आएगा। खैर आप अपनी राय दीजिएगा, मेरी राय अभी मायने नहीं रखती है। चलिए मिलता हूं जल्दी ही सारे अपग्रेड के साथ, नियमावली के अन्य चीज़ों के बाद कि डोमिसाइल क्या होगा और साथ ही किस तरीके से होगा पूरा ब्रीफ लेकर के आऊँगा। फिलहाल नियमावली आपको सुबह में सारी चीज़ें मोटा मोटी मैंने बता दी है। मिलता हूँ, प्रणाम।